क्लास 10 का चैप्टर हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नेशनलिज्म के वो सभी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह से हमारे देश में नेशनलिज्म का जो भावना है लोगों के अंदर आया, किस तरह से ये पूरे देश में फैल गया, कौन कौन से ऐसे मूवमेंट हुए, कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी लोग आए, कौन कौन से ऐसे नेता वर्ग जो इस सभी संपूर्ण जो राष्ट्रवाद का जो उदय होता है हमारे भारत में, इसका संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसका जो नोट्स है वो भी आप लोगों को इसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें द नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है सबसे पहले जो होता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से होता है। आइए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या क्या है। First of all, due to the First World War created a new economic and political situation. Defense expenditure increased, taxes, custom duties increased, and the income tax introduced, leading hardship to the common people, village people forced to recruitment. Result: food shortage, influenza epidemic spread in 1921. 12 to 13 million people were suffered in this epidemic. इसमें होता क्या है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो प्रभाव है वो हमारे देश में साथ ही साथ अन्य देशों में बहुत ही मतलब एक कहा जाए तो आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता चला गया। जिसका नतीजा है कि जो डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर किए गए, यानी कि जो सैन्य साधनों में जो खर्च किए गए, उससे उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए बहुत सारे जो टैक्सेस हैं उस टैक्सेस को बढ़ाया गया, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंट्रोड्यूस्ड किया गया ये विभिन्न तरह के जो टैक्सेस होते हैं। इससे होता क्या है कि जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल का जो जीवन है, जो लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप में आ गया, बहुत ही कष्टदायक हो गया। विलेज पीपल फोर्स टू रिक्रूटमेंट, गाँव के लोगों को जबरदस्ती अन्य अन्य कामों में भर्ती कराया गया है जिनके बदले में उन्हें सही वैक्स नहीं मिलता था। रिजल्ट ये हुआ कि जो फूड शॉर्टेज हो गया, लोगों के बीच में अब खाने की जो समस्या है, खाद्यान्न की कमी होने लगी। एक बीमारी जो है इन्फ्लुएंजा का जो महामारी है वो फैलना शुरू हो गया और लगभग 1921 के बीच में ऐसा अनुमान है कि 12 से 13 मिलियन पीपल जो है इस एपिडेमिक से, इस महामारी से कहीं ना कहीं पीड़ित होते चले गए। तो इस तरह से फिर क्या होता है, तो फिर एक और आइडिया आता है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। 1921 में ये समस्या चल रहा है, उसी समय एट द सेम टाइम एक सत्याग्रह का आइडिया आता है। सत्याग्रह का जो आइडिया लाते हैं महात्मा गांधी वाज रिटर्न इन इंडिया जनवरी 1915। He successfully fought the racist regime with the novel methods of mass agitation called सत्याग्रह। महात्मा गांधी भारत में जनवरी 1915 में वो आते हैं और भारत में आने से पहले वो सक्सेसफुली जो जातिगत समस्या है वो एक बहुत ही शांति प्रिय तरीके से सभी लोगों के बीच में साउथ अफ्रीका में वो सत्याग्रह के द्वारा कहीं ना कहीं वहां से वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करके आए थे। इट मीन्स द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च ऑफ द फूड। इसका मतलब यह होता है कि सच के लिए, सच के द्वारा सच की खोज। इसमें होता क्या है कि अगेंस्ट द इनजस्टिस सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। सत्याग्रही जो होते हैं, यानी कि सत्याग्रह को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, वो जो लड़ाई करते हैं वो लड़ाई संपूर्ण रूप से अहिंसक होता है, नॉन वायलेंस होता है। एंड महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द ऑल नेशन। और महात्मा गांधी का विश्वास था कि इस मंत्र से, इस तरीके से हम पूरे देश में सभी लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, एकता में बांध सकते हैं। और जब हमारा संपूर्ण देश एकता में बंध जाएगा तो हम संपूर्ण तरीके से एक साथ मिलकर अंग्रेजों को प्रोटेस्ट करेंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, अहिंसक करेंगे। तो दिस वाज द मेन मंत्र ऑफ महात्मा गांधी। एंड महात्मा गांधी के जो द्वारा जो चलाया गया विभिन्न तरह के जो आग्रह है वो आग्रह सत्य को लेकर, सत्य के द्वारा, सत्य के साथ लेकर था, इसलिए इसका नाम सत्याग्रह पड़ा। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट टुक प्लेस इन 1916 इन चंपारण। सबसे पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा देश में चला गया 1916 में चंपारण में, जिसमें जो इंडिको का जो खेती होता था उस समय, इंडिको को जो पीजेंट यानी कि जो वहाँ के जो
किसान वर्ग थे, उन्हें जबरन इंडिगो की खेती अंग्रेजों के द्वारा कराया जाता था, और जिसका नतीजा ये होता था कि जिस खेत में इंडिगो की खेती एक बार करा दिया जाता था, तो वो जो जमीन है सालों के लिए बंजर हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं वहां के किसान बहुत ज्यादा समस्या में थे, बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। और इस परेशानी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी 1916 में आगे आए और सत्याग्रह के माध्यम से संपूर्ण तरीके को बदल दिए। और फिर 1917 में एक और सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात का खेड़ा में किया जाता है, और फिर वहां पर जो है टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देने के कारण महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है। और पुनः 1918 में अहमदाबाद में जो कॉटन के मिल के जो वर्कर हैं उन लोगों के पक्ष में एक सत्याग्रह चलाया जाता है। और कंजिक्यूटिवली लगातार महात्मा गांधी 1916 चंपारण में, 1917 गुजरात के खेड़ा में, और फिर 1918 में अहमदाबाद के गुजरात में संपूर्ण सत्याग्रह के तरीके से ये सभी मूवमेंट को वो कहीं ना कहीं जीत लेते हैं। और जिससे होता क्या है कि महात्मा गांधी का जो सपोर्टर है, महात्मा गांधी के जो फॉलोअर्स हैं पूरे देश में फैल जाते हैं, और कहीं ना कहीं लोग सत्याग्रह को अपनाने शुरू कर देते हैं। फिर एक आता है रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट 1919, ये क्या है? गांधी जी स्टार्टेड नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रॉल्ट एक्ट। महात्मा गांधी ने इसका भी विरोध किया, रॉल्ट एक्ट का भी विरोध किया। 1919 में ये आया। अब ये है क्या? द रॉल्ट एक्ट वाज पास्ड थ्रू द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। रॉल्ट एक्ट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट के द्वारा इट गिव द एनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू डिटेन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी कि भारत के किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, किसी भी मतलब जो राजनीतिक कैदी है को बिना किसी ट्रायल के हम उसको 2 साल तक जेल में रख सकते हैं, और उसका कोई ट्रायल भी नहीं होगा और किसी भी तरह का कोई सुनवाई भी नहीं होगा। तो ये जो काला कानून था, इस काला कानून को गांधी जी स्टार्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी ने इस तरह के जो लॉज है, इस लॉज के खिलाफ एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ही स्टार्टेड विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, रैलीज ऑर्गेनाइज्ड इन सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन strikes, shops are closed down, transportation and communication disturbed. Local leaders along Mahatma Gandhi picked up from the rallies. Police started to fire and martial law imposed. इससे होता क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश में हड़ताल में चले जाते हैं। 6 अप्रैल 1919 से ये शुरू होता है। रैलीज निकालते हैं लोग, जो सिटीज के जो वर्कर हैं वो काम में नहीं जाते हैं, सब स्ट्राइक्स में चले जाते हैं, दुकान बंद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं। और लोकल लीडर्स जो है वहाँ के महात्मा गांधी के साथ उनको उठा लिए जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और पुलिस जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं फायर करने का भी ऑर्डर दे देता है, और पूरे शहर में एक नया लॉ इम्पोज किया जाता है, और वो लॉ जो होता है उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। और उस समय जो जनरल डायर है उनका पूरा कमांड उनको पूरा कमांड दिया जाता है, और पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। जनरल डायर जो है वो पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। तभी क्या होता है, जालियांवाला बाग एक इंसिडेंट होता है। अब ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट क्या होता है? ऑन 13 अप्रैल लार्ज क्राउड गैदर्ड इन एन एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ द जालियांवाला टू प्रोटेस्ट द अनजस्ट लॉ। होता क्या है, जालियांवाला बाग जो एक इंसिडेंट होता है उसमें होता क्या है, जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में एक ऐसा बाग है जहां पर उस दिन 13 अप्रैल को बहुत सारा भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई थी। पहला तो प्रोटेस्ट करने के लिए कि जो वो रॉल्ट एक्ट का जो कानून लगाया हुआ था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जमा हुए थे। एंड विलेजर्स वेर अननोन अबाउट द मार्शल लॉ, और विलेजर्स लोगों को पता नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ था। पीपल गैदर्ड दिस ईव ऑफ बैसाखी मेला। कुछ लोग मेला, जो वहां पर बहुत ही प्रसिद्ध मेला होता है, बैसाखी का जो मेला होता है उसके लिए भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। एंड डायर इंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट एंड फायर्ड ऑन द क्राउड। और तभी किसी के कहने पर
जनरल डायर उस मैदान में इंटर करते हैं और जाने का जो रास्ता उसको बंद कर देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे हजारों लोग कहीं ना कहीं मर जाते हैं, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। एंड इससे होता क्या है कि जो लोगों के अंदर एक डर का भावना पैदा हो जाता है एंड क्रिएट द फीलिंग ऑफ द टेरर इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रहीज, और सत्याग्रही के माइंड में एक डर बैठाने के लिए इस तरह से जो घटनाएं हैं वो किया जाता है। एंड सत्याग्रही वेयर द फ्री फोर्स टू रब देयर नोज इन द ग्राउंड, और सत्याग्रही को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि उनका जो नाक है वो जमीन में रगड़ाया जाता है। एंड क्राउड्स ऑन द स्ट्रीट्स टू डू सलाम ऑन द साहिब, और उन्हें गलियों में कहीं ना कहीं रेंग कर और उन्हें गलियों में चलाया जाता है। सो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड टू बॉम्ब, इससे लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे, और इसी गुस्सा का नतीजा है कि लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उग्र होने लगे, और यही उग्रता के कारण महात्मा गांधी कॉल्ड द मूवमेंट, और फिर इसी कारण से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ, यानी कि इसको कहीं ना कहीं बंद करने का आदेश दे देता है। फिर होता क्या है, फिर होता है खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की एंड अ पीस ट्रीटी गोइंग टू इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ऑटोमन टर्की का कहीं ना कहीं हार होता है, और जब हार होता है तो एक शांति में समझौता किया जाता है, एक शांति समझौता होता है ऑटोमन के साथ। और उस शांति समझौता में होता क्या है, सो अब वहां पर जो खलीफा का जो पद होता है उस पद को एबोलाइज कर दिया जाता है। इसी कारण सो द टू ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली अपोज दिस, और तभी दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली इसका पुरजोर विरोध करता है। और यही विरोध का कारण क्या होता है, यही विरोध जो है एक आंदोलन का रूप ले लेता है, जिसमें महात्मा गांधी हेल्प कर देते हैं। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को चूंकि ये खलीफा को हटाया गया था जिसके चलते ये विद्रोह किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया खिलाफत मूवमेंट। आगे नेशनलिज्म में एक और चैप्टर ऐड होता है, और वो है व्हाई नॉन कोऑपरेशन, क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। न्यू व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी लॉन्च अ बुक इन 1909 दैट इज नोन एज हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में एक बुक लॉन्च करते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज, एंड एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेशन with the cooperation of Indian started to refuse British rule and boycott the civil services, armies, police, courts and the legislative, school, foreign goods and elections। महात्मा गांधी ने भारतीयों के सहयोग से सभी चीजों में जो है अपना जो सहयोग है उस सहयोग को असहयोग करते हैं, यानी कि नॉन कॉपरेट करते हैं, असहयोग करते हैं। असहयोग किसमें करते हैं, तो अपने जो बहुत सारे ऐसे जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल को बायकॉट करते हैं, सिविल सर्विस में लोग अब ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, अंग्रेजों के आर्मी लोग बनना नहीं चाहते हैं, पुलिस को वो छोड़ देना चाहते हैं, कोर्ट्स को वो छोड़ देते हैं। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो सरकार है, सरकार के जो बातें हैं उनको भी अवमानित किया जाता है। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, लोग कॉलेज छोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो फॉरेन गुड्स हैं, जो विदेशी सामान है, उनको भी लोग बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं, इलेक्शंस को लोग बाइकआउट कर देते हैं। सो द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। अब ये खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन, जिसे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं, ये सब जनवरी 1921 में शुरू होता है। एंड ऑल इंडियन कॉल ऑफ स्वराज, और सभी भारत के लोग भी अंदर एक राष्ट्रीयता का भावना जग जाता है, और सभी लोग जो है वो स्वराज का डिमांड कर देते हैं। अब इस मूवमेंट में होता क्या है, द मूवमेंट्स ऑफ द टाउन, शहर में इस मूवमेंट्स का क्या दृश्य होता है, किस तरह से शहर के लोग इस मूवमेंट को अपनाते हैं। द स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं, कॉलेज छोड़ रहे हैं, टीचर जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, लॉयर जो है वो कोर्ट में अपना प्रैक्टिस छोड़ने लगे, फॉरेन गुड्स एंड लिक्वर शॉप पिकेटेड, जो फॉरेन गुड्स है, जो विदेशी सामान है, वो सभी दुकानों में पिकेट किया जा रहा है, लोगों को उन जाने से रोका जा रहा है, और अंग्रेजी जो कपड़े हैं, जो विदेशी कपड़े हैं, उन्हें जलाया जा रहा है। बिटवीन 1921 टू 22 द वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। और इसका नतीजा ये होता है, इस मूवमेंट्स का नतीजा ये होता है कि जो वैल्यू विदेशी मूल्य का 102 करोड़ से सीधे घटकर 57 करोड़ तक पहुंच जाता है। लोग इन सभी चीजों का जो यूज है, यूज को छोड़ देते हैं। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स मिल्स वेंट अप,
अब भारत में भारत के लोगों के द्वारा हैंडलूम्स खोले जा रहे हैं, मिल्स खोले जा रहे हैं, बट दिस मूवमेंट स्लो डाउन बिकॉज, लेकिन ये मूवमेंट्स जितना तीव्र गति से स्टार्ट हुआ था उतना ही जल्दी ये मंद भी पड़ गया। और इसका नतीजा ये है कि लोग जो है इसमें बहुत ज्यादा दिनों तक शामिल होकर नहीं रह पाए, क्योंकि जो खादी के जो कपड़े होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, नॉट इजी टू बाय एवरीवन, सभी के द्वारा वो खरीदे नहीं जा सकते थे, एंड सो मेनी पीपल अनएम्प्लॉयड, जिसका नतीजा हुआ है कि लोग अपने अपने काम को छोड़ दिए थे तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। सो ऑल द पीपल सून जॉइंड दिस स्कूल कॉलेज कोर्स एंड जॉब्स, तो फिर से लोग वापस कहीं ना कहीं अपने अपने कामों पे लगना शुरू हो गए, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड कितना दिनों तक रहेंगे, क्योंकि लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी।